अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉक 4 की पैथोलॉजी इसका पहला टॉपिक है हमारे पास रेनल स्टोन। रेनल स्टोन का आपको पता है, रेनल स्टोन हम जब हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन हो जाती है किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो वहाँ पे एक हमारे पास स्टोन बन जाता है। ठीक है, अब ये किसी भी जगह पे हो सकती है, इसकी कोई भी प्लेस हो सकती है। अब जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेनल स्टोन्स की कंपोजिशन क्या है, हर रेनल स्टोन जो है वो हमारे पास रेनल स्टोन डिफरेंट उनके कंटेंट से मिलकर बना होता है। अब हमने देखना है कि 80% जो हमारे पास रेनल स्टोन है उसकी कंपोजिशन क्या है कि वो कैल्शियम ऑक्सलेट मिक्स्ड विद कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, बेसिकली जो कैल्शियम ऑक्सलेट है, आपको पता है कि जो हमारे पास टोमेटो होते हैं, टोमेटो के जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। इसके अलावा जो 10% है वो हमने देखना है कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है, और 6 to 9% हमारे पास यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। अब हम सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की बात करेंगे, जो बेसिकली 80% है। ये हमने कहना है कि ये हमारे पास इसकी क्यों होते हैं कि इनकी बेसिकली हमारे पास जो है, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट में ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से, तो हमारे पास वहाँ एक स्टोन बन जाता है। ठीक है, वो स्टोन जो है वो हमारे पास उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद हमने कहना है कि जो हमारे पास 50% पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो कैल्शियम स्टोन होता है वो इस वजह से नहीं होता कि उसके अंदर जो है मतलब उनके ना तो उनकी जो है यूरिन के अंदर हमारे पास कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, ना ही हमारे पास उनके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम स्टेरॉइड स्टोन भी कहते हैं, ये 10% होता है। अब ये बेसिकली होता क्यों है, ये वाला हमारे पास होता है यूटीआई की वजह से। यूटीआई की वजह से आपको पता है कि यूटीआई में कोई बैक्टीरिया हमारे पास एंटर हो जाता है विजाइना के थ्रू, अगर हम फीमेल की बात करें। ठीक है, जिसकी वजह से विजाइना से हमारे पास जो है वो कोई भी बैक्टीरिया जो है वो एंटर होगा, और जो हमारे पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में जो हमारे पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन जो हमारे पास बैक्टीरिया कॉज करेगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है हमारे पास प्रोटियस वेलगुलारिस। अब बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही हमारे पास अल्कलाइन यूटीआई की वजह से अल्कलाइन पीएच हो जाती है, तो प्रोटियस वेलगुलारिस क्या करना शुरू कर देगा, वहाँ पे हमारे पास जो है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। अब इसके अलावा जो है ये लार्ज, अगर ये स्टेरॉइड स्टोन्स लार्ज हो जाएंगे तो ये किस तरह के शो होंगे, स्टार हॉर्न कैलकुलाई की तरह शो होंगे। ये इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब यूरिक एसिड स्टोन की बात करेंगे। यूरिक एसिड स्टोन पे हमने कहना है कि बेसिकली गाउट डिजीज़ होगी। ठीक है, गाउट डिजीज़ या इस तरह की कोई और डिजीज़ होगी जिसकी वजह से आपको पता है कि हाइपोजेंथीन जो है उसका लेवल, हाइपोजेंथीन जो है वो यूरिक एसिड में ज़्यादा कन्वर्ट होती है, तो यूरिक एसिड या यूरिया का लेवल हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास जो स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट में। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो है ये यहाँ पे यूरिक एसिड स्टोन बनेगा। अब दूसरा हमारे पास है सिस्टीन स्टोन। ये बेसिकली अमाइनो एसिड, सिस्टीन आपने देखा, आपको पता है कि ये अमाइनो एसिड है, तो किसी भी किस्म की रीनल में ट्रांसपोर्ट ठीक तरह से नहीं होगी या डिफेक्ट हो जाएगी सर्टेन अमाइनो एसिड की, सिस्टीन जैसे कि सिस्टीन, तो हमारे पास वहाँ पे सिस्टीन स्टोन बन जाएगा। अब जो है इसके अलावा जो है कुछ हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो उसमें जो है वो कुछ हमारे पास जो इन्होंने बताए हुए हैं इनहिबिटर्स, यहाँ पे टैम हॉर्सपॉल प्रोटीन है, ठीक है, ऑस्ट्रोपोंटिन है। तो ये अगर हमारे पास इनकी भी डेफिशिएंसी होगी तभी हमारे पास स्टोन ज़्यादा बन जाएगी। इसके अलावा यूरिन पीएच में इसमें यूरिन पीएच जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो एसिडिक यूरिन है ना, यूरिन एसिडिक हो तो वो क्या प्रमोट करेगा, कौन से जो है हमारे पास स्टोन्स की प्रमोशन करेगा, यूरिक एसिड की और सिस्टीन की। और अगर अल्कलाइन यूरिन होगा तो वो हमारे पास स्टेरॉइड और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की को बनाएगा। ठीक है, आगे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस इजीली जल्दी हम पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में या फिर हमारे पास यूरेटर में, ठीक है, यहाँ पे मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरेटर, ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यहाँ पे यूरेथ्रा में किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो जिसकी वजह से आपको पता है कि जो यूरिन है वो हमारे पास जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, यूरेटर से जो है वो पेल्विक गर्डन में मूव करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो रीनल पेल्विस और जो कैलिक्स है ना, ये हमारे पास क्या डायलेट नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो है यूरिन ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो बेसिकली इसमें यही था जिसकी वजह से इसमें हमारे पास जो है एट्रोफी ऑफ पेरेन्काइमा भी शो होगी और जो हमारे पास आउटफ्लो ऑफ यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। अब काजेज़ ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास जो है कंजेनिटल कॉज में आपको सबसे पहले तो बताया कि हमारे पास यूरेथ्रा की एट्रीजिया हो गया है या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वॉल बन गए हैं यूरेटर और यूरेथ्रा के अंदर जो कि हमारे पास यूरिन आउटफ्लो को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास अबेरेंट रेनल आर्टरी है, कोई इधर रेनल आर्टरी बन गई है जिसने यूरेटर को कंप्रेस करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर हम एक्वायर्ड काजेज़ की बात करें, इसमें हमारे पास कुछ लेयंस वगैरह बन जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ब्रेनाइन प्रोस्टेटिक है ना उसकी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा या फिर प्रोस्टेट का कार्सिनोमा हो जाएगा या ब्लैडर का कोई ट्यूमर बन जाएगा। तो ये सारे इसमें कॉज होंगे। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये अब हम पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ मूव करते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइलोनेफ्राइटिस में आपने सबसे पहले कहना है कि हमारे पास जो है किसी भी किस्म की सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी किडनी की। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी है किसकी, किडनी की या फिर रेनल पेल्विस की, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगी। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी यूटीआई अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर वो बहुत ही मतलब सीवियर हो गया है तो वो क्या करेगा, मतलब अगर किसी को बार बार जो है वो यूटीआई हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, अब जो है हमारे पास इसमें दो हैं, एक तो क्रोनिक है और एक क्या है, एक्यूट है। ठीक है, अब इसकी ना मॉर्फोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है, आपने वो देख लेनी है। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है लेकिन पूछा जाता है कि पाइलोनेफ्राइटिस की कॉजेज़ क्या हैं, तो उसमें आपने देखना है कि सबसे पहले जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास यूटीआई करवा रहे होंगे, इकोलाई होंगे, क्लेब्सेला होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटियस होंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास स्टेप्लोकोकस होंगे। सिम्टम्स में आपने कहना है कि हमारे पास इसमें फीवर हो गया है, चिल हो गई है। ठीक है, फीवर चिल हो गया या रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। अब स्प्रेडिंग रेट भी इसके दो हैं, एक तो हमारे पास होगा हेमेटोजीनियस और दूसरा भी बस आप नाम याद रख लें, हेमेटोजीनियस और दूसरा असेंडिंग, को मैं आगे जाके ना आपको डिटेल से बताती हूँ ये हेमेटोजीनियस और असेंडिंग क्या है। इसके अलावा हमने टाइप्स में बात की थी, इसके एक्यूट हैं और क्रॉनिक है। बेसिकली इनकी ना माइक्रोस्कोपिक फीचर पूछे जाते हैं। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में ना कुछ ये आपने बस इनका याद रखना है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस तो आपको पहले ही शो हो रहा है कि इसमें क्या होगा कि इसमें सडन ऑनसेट होगा। ठीक है, सडन ऑनसेट हो गया है एक, तो इसमें सडन ऑनसेट के अलावा दूसरा हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास कुछ पैची टाइप्स शो होंगे। क्या पैची क्या शो होंगे, इंटेस्टाइनल सुप्रेसिव। ठीक है, वो भी हमारे पास बेसिकली है क्या था, पाइलोनेफ्राइटिस, ये सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन थी ना। तो इसमें हमें क्या कहना है कि हमें एक पैची इंटेस्टाइनल सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन शो होगी। दूसरा हमने कहना है कि हमें यहाँ पे ना मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसमें हमें ट्यूब्यूल्स के अंदर ना न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। तो उसको क्या हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इंटरट्यूब्यूलर न्यूट्रोफिल्स एग्रीगेट, इंटरट्यूब्यूलर न्यूट्रोफिलिक एग्रीगेट कहेंगे। दूसरा हमें इसमें क्या नजर आएगी, इसमें हमें ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस नजर आएगी। इसके अलावा पूछ लिया जाता है इसके 3 P's, इसमें हमने 3 P's कहना है। 3 P's में आपने क्या याद रखना है, पैपिलरी नेक्रोसिस, ठीक है, पायोनेफ्रोसिस और पेरिनेफ्रिक अब्सेस। क्या है, पैपिलरी नेक्रोसिस, पायोनेफ्रोसिस और पेरिनेफ्रिक अब्सेस। आगे हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ मूव करते हैं। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में आपने एक सबसे पहले तो ये होगा कि इसमें क्या है, ये जो हमारे पास होगा लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, दूसरा इसमें हमने कहना है कि इसमें हमें ये हमारे पास बायलेटरल भी हो सकती है, यानी दोनों साइड की किडनी पे भी हो सकती है, और यूनिलेटरल भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये एसिमेट्रिकल शो होंगे। ठीक है, एसिमेट्रिकल शो होंगे। और दूसरा हमने कहना है कि हमारे पास क्या नज़र आएगा, डिस्क्रीट कॉर्टिकोमेड्यूलरी स्कारिंग। क्या शो होगा, डिस्क्रीट कॉर्टिकोमेड्यूलरी स्कारिंग। ये एक जगह लिख लें। ठीक है, दूसरा हमने कहना है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में इसके अलावा हमें कुछ ब्लंटेड और डिफॉर्म्ड कैलिस नजर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एक्यूट और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस का डिफरेंस। आपने कहना है कि कुछ ब्लंटेड और डिफॉर्म्ड कैलिक्स नजर आएंगे। दूसरा आपने कहना है कि यहाँ पे कुछ फ्लैटेंड पेपिला शो होंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कहना है थायरोजाइडेशन नजर आएगी। ठीक है, थायरोजाइडेशन नजर आएगी, या हमारे पास इसमें पेरीग्लोमेरुलर फाइब्रोसिस नजर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस हो गया। आगे हम सिस्टिसिस बात करते हैं। सिस्टिसिस में बेसिकली जो है, सिस्टिसिस किसको कहते हैं, इसमें हमने कहना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर से आगे टिसिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, यूरिनरी ब्लैडर की किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो गई किसी भी बैक्टीरिया की वजह से। अब ये बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली वही बैक्टीरिया हैं जो कि यूटीआई काज करवाएंगे।
अब आपने याद रखना है ई कोलाई है, प्रोटियस है, क्लेब्सियलस है या इंटेरोबैक्टर्स है, ठीक है। दूसरा आपने इसमें याद रखना है कि इसमें भी हम बात करेंगे, इसमें जो है वो हमारे पास एक एक्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रोनिक होगा। एक्यूट में हमने कहना है कि अचानक होगा तो हमारे पास जो है ब्लड फ्लो जो है म्यूकोजा मतलब हाइपरीमिया हो जाएगा म्यूकोजा का, यानी ब्लड फ्लो हो जाएगा ज़्यादा और रेडनेस होना शुरू हो जाएगी हमारे पास। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है दूसरा अगर क्रोनिक में देखेंगे तो वो हमारे पास जो है इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन होंगे, ठीक है। तो ये सिस्टिसिस का बाद आपने थोड़ा सा इतना याद रखना है, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब यूटीआई एजेंट्स, कॉजेटिव एजेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूटीआई कॉजिंग एजेंट्स जो है आपने सबसे पहले याद रखना है कि इसमें सबसे पहले क्या है, ई कोलाई। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है यूटीआई कॉज करवाएगा बैक्टीरिया, वो क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई के मतलब कहा जाता है कि ये मोस्ट कल्प्रिट वायरस है, ठीक है। क्या है, मोस्ट कल्प्रिट वायरस है। दूसरा ये हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है, ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है। और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, नोजोकोनिकल इन्फेक्शन। ये कौन सा है, नोजोकोनिकल इन्फेक्शन, यानी जो हॉस्पिटल्स वगैरह में इन्फेक्शन होते हैं, नोजोकोनिकल इन्फेक्शन। इसके अलावा जो हमने कुछ और हैं वो है हमारे पास क्लेब्सियला। अब ई कोलाई के मतलब आपने ये भी याद रखना है कि ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया की हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले आएगा हमारे पास सूडोमोनास, ठीक है। ये सूडोमोनास आएगा हमारे पास ग्राम नेगेटिव में। और इसके अलावा हमारे पास ई कोलाई आएगा। ई कोलाई के अलावा हमारे पास प्रोटियस मेबुलारिस आएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट से हैं। बाकी आपने ये सारा देखना है कि ये बाकी जो ग्राम पॉजिटिव वगैरह हैं वो उनको एक जगह लिख लें और जो ग्राम नेगेटिव है उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख लें, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई। यूटीआई की पैथोजेनेसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी मैं ना आपको आगे जाकर बताती हूँ, यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि वहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा आपने यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी क्या होते हैं, इसमें बेसिकली ना यूरेटिक पैपिलाई होते हैं। क्या होते हैं, यूरेटिक पैपिलाई होते हैं, जो कि गॉल रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। कहीं भी यहाँ पे ये एमसीक्यू नज़र आएगा ना, तो आपने जहाँ पे यहाँ तो आपको यूरेटिक पिलाई नज़र आएंगे, यहाँ पे गॉल रिसेप्टर नज़र आएगा, ठीक है। तो जहाँ ये नज़र आएगा आपने फटाफट टिक लगा देना, क्योंकि ये गॉल रिसेप्टर के साथ अटैच करते हैं। अब बेसिकली जो है ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अब हम जो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आपने बेसिकली क्या याद रखना है, ग्लोमेरुलस से आपको नज़र आ रहा है ये ग्लोमेरुलस ये यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो ऊपर वाली ये जो ग्लोमेरुलस होती है ना, ठीक है, ये हमारे पास ये तो बोमैन कैप्सूल है। ये हमारे पास अगर मैं बताऊँ, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, बोमैन कैप्सूल है, और ये हमारे पास सारी ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये अगर हमारे पास ग्लोमेरुलस है तो अगर किसी भी किस्म की हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन हो गई, या किसी भी किस्म की हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो गया है कि कोई भी हमारे पास सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये सारी हमारे पास जो है ये इफ़ेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर जो हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा सीवियर हो गई है तो वो बोमैन कैप्सूल को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में तो इतना सा काफ़ी है, ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के बाद जो है अगर हम बेसिकली इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें ना हमारे पास जो है अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास जो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा वो माइल्ड होगा, ठीक है। माइल्ड अगर होगा तो वो क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो है ना बेसिकली जो यूरिन होता है ना, उसमें प्रोटीन का लेवल जो हो जाता है ना बेसिकली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो है अगर माइल्ड होगा, तो अगर ये माइल्ड होगी हमारे पास ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो उसमें हम कहेंगे कि सिर्फ एल्ब्यूमिन नज़र आएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो मॉडरेट होगी उसमें एल्ब्यूमिन और जो है ग्लोबुलिन दोनों नज़र आएगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल जो हमारे पास जो है ना प्रोटीन का, यूरिया में जो प्रोटीन होती है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। 3.5 ग्राम पर डे ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यू में आती है। लेकिन अगर स्वेयर होगा तो ये हमारे पास प्रोटीन का लेवल जो यूरिया में है ना, ये 3.5 ग्राम पर डे से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या सिम्टम्स शो होंगे इसमें, दूसरा हमारे पास एडीमा हो जाएगा। एडीमा बेसिकली क्या होगा, एडीमा जनरलाइज एडीमा के अलावा, एक तो जनरलाइज एडीमा होता है ना, दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है बेसिकली जो एडीमा स्टार्टिंग पे शो होगा ना, वो क्या होगा, प्री ऑर्बिटल एडीमा, ठीक है। प्री ऑर्बिटल एडीमा शो होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास फिर फेस का पे एडीमा शो होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास जनरलाइज एडीमा होगा। लेकिन स्टार्टिंग के सिम्टम जो है इसके हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल एडीमा है, ठीक है। अब जो है हमने ये सारी थोड़ी सी बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पूछा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम है तो दोनों ग्लोमेरुलर के ही सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन जो है वो क्या होगा कि इसमें जो है
इसमें हमारे पास जो है नेफ्रेटिक में ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रीटिक हमारे पास जो है वो आपने क्या याद रखना है, उसमें ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम डिफरेंस देखें तो नेफ्रोटिक भी हमारे पास सीवियर इंजरी है, लेकिन नेफ्रीटिक जो है वो मोर सीवियर इंजरी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या याद रखना है, उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें जो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लिवर का फंक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिवर ने बेसिकली प्रोटीन बनानी है, और जो आपको पता है कि हमारे पास जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें ना प्रोटीन बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस उसकी क्या हो गई है, मतलब वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास फिल्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं हो रही। इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्रोटीन्यूरिया न शो होगा, ठीक है। प्रोटीन्यूरिया के बाद जो है हाइपोएल्बिनीमिया, ठीक है, जो ब्लड के अंदर जाहिर है ब्लड के अंदर हाइपोएल्बिनीमिया होगा, ठीक है। ईमिया का मतलब ब्लड, और अगर हम यूरिन को देखें तो हमने कहना है हाइपर एल्ब्यूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने कहना है कि इसको एनसार्का हो गया, एनसार्का मैंने बताया है जनरलाइज्ड एडीमा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बेसिकली 3.5 ग्राम पर डे से जो है प्रोटीन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी लेवल जो है यूरिन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है हम बस बेसिकली इसमें यही एक चीज़ें बताई जाती हैं। अब दूसरा नेफ्रेटिक में आपने कहना है कि वेरी सीवियर होगा, लेकिन इसमें और इसका डिफरेंस बेसिकली ये है कि इसमें जो है हमारे पास जो है लिमिटेड प्रोटीन यूरिया होगा, यानी जो है इसमें प्रोटीन का लेवल जो यूरिन के अंदर वो कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, 3.5 ग्राम पर डे से इंक्रीज ज़्यादा होगा, और जो 3.5 ग्राम पर डे से कम है वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में आएगा, और सब नेफ्रोटिक कहेंगे जिसमें हमारे पास जो है 3.5 ग्राम पर डे से प्रोटीन का लेवल कम होगा यूरिन में। दूसरा इसमें हम कहेंगे कि एक तो ओलिगो यूरिया होगा, ओलिगो यूरिया इसमें मेन बेसिकली जो है पिक पॉइंट है कि नेफ्रेटिक ये कौन सा हमारे पास स्नैरियो बना के पूछा जाता है, ये हमारे पास नेफ्रोटिक है नेफ्रेटिक, तो आपने कहना है कि ओलिगो यूरिया है, ओलिगो यूरिया बेसिकली जो है वो यूरिन का लेवल कम हो जाता है। दूसरा इसमें आरबीसीज कॉस्ट, यानी आरबीसीज जो है वो ज़्यादा मतलब हमारे पास यूरिन के अंदर आरबीसीज जो है वो शो होंगे, यानी क्या होगा, हेमेटोयूरिया होगा, ठीक है, क्या होगा, हेमेटोयूरिया होगा। दूसरा अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल वगैरह जो है वो जो इन्वेड शेप हमें नज़र आएगा, इन्वेड नज़र आएगा, और क्योंकि हमारे पास क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है उसने बोमैन को भी क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास वो मेम्ब्रेन भी डैमेज होने की वजह से वहाँ पे क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से GFR भी कम हो जाएगा। अब ओलिगो यूरिया हो जाएगा सारी, तो ये सारी हमारे पास इसमें बातें थी, ठीक है। आपने ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो है हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी में हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास जो है वो किडनी का ना अचानक किडनी जो इफ़ेक्ट हो जाती है, किसी भी किडनी का ना फंक्शन जो है अचानक इफ़ेक्ट हो जाता है, किडनी का फंक्शन इफ़ेक्ट हुआ है तो वो हमारे पास GFR को फिल्ट्रेशन को कम कर देगी, ठीक है। तो हमारे पास सडन फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट जो है ना वो सडन डिक्रीज़ हो जाएगी। वैसे तो नॉर्मल 600 से 2000 ml पर डे होता है ना, लेकिन अब जो है हमारे पास जो एक्यूट किडनी डिजीज़ में सडन चेंज आएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 400 ml पर डे हो जाएगी, लेस देन 400। अब बेसिकली इसके दो फैक्टर्स हैं। अब क्या होगा कि इसके दो फैक्टर्स में सबसे पहले जो है अपने इसके कुछ मल्टीपल कंडीशन की वजह से हो सकती है। ये क्या होगा कि अगर इस्कीमिक कॉज होगी, इस्कीमिक कॉज मतलब प्री रेनल मतलब किडनी से ऊपर अगर कोई इफेक्ट आया है, किडनी से ऊपर इफेक्ट क्या आ सकता है, किडनी से ऊपर इफेक्ट में आपने कहना है कि रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, यहाँ पे जो एफरेंट आर्टरियोल्स थी, ठीक है, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ है, या सिस्टेमिक आर्टरीज में कुछ इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रिक्शन हो गई है। दूसरा आपने कहना है कि सिस्टेमिक हाइपोटेंशन हो गई है, शॉक हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास सर्कुलेटिंग ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, या फिर कुछ हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो गए हैं, ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरा आपने कहना है कि पोस्ट रेनल यानी किडनी के बाद सोचे तो क्या होगा, यहाँ फिर यूरेथ्रा में कोई मसला आएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास यूरानी ब्लैडर में मसला आएगा। तो आपने कहना है कि प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो गई है, या कोई ट्यूमर बन गया, या हमारे पास कोई ब्लड क्लॉट बन गया है, ठीक है। अब जो दूसरे हमारे पास इंट्रिंसिक है, इसमें आपने कुछ कहना है कि कोई ड्रग्स और ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाली बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बेसिकली क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ये किडनी का इन्फेक्शन होता है, इस और यूरिनरी सिस्टम यानी पूरे सिस्टम का, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेटर का, और ये किडनी का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पास। अब जो है
इसमें हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली कॉज क्या है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको कहा था मैं एंड आगे जाके आपसे बात करती हूँ किसके बारे में, असेंडिंग इन्फेक्शन और हेमाटोजीनियस के बारे में। यहाँ पे इसके अलावा हमने कुछ कॉजेज़ बताए थे, जैसे आपको पता है ये हमने पढ़ा था यूटीआई के एजेंट्स थे वो, उसमें हमने प्रोटियस पढ़ा था, इकोलाई पढ़ा था जो मोस्ट कॉमन है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई था, ठीक है। अब इसके अलावा इकोलाई था ये वाला जो बेसिकली मोर देन 85% में कॉज करवाएगा। इसके अलावा कुछ ये सारी जो थी कॉमन थे। अब जो हम देखते हैं इसमें मैं आपको हेमाटोजीनियस का बताती हूँ। अब हम हेमाटोजीनियस में ये देखेंगे कि अगर कोई इन्फेक्शन आया है वजाइना, बेसिकली ना ये यूटीआई जो है वो फीमेल में ज़्यादा होता है, उसकी कॉज ये है कि उनमें शॉर्ट यूरेथ्रा होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कहना है कि कोई भी इकोलाई आया है या हमारे पास कोई भी किस्म का इन्फेक्शन आया है, उस इन्फेक्शन ने कहाँ मूव करना है, यूरेथ्रा से मूव करना है यूराइनरी ब्लैडर में। अब यूराइनरी ब्लैडर में जब वो मूव करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सारी क्लोनाइजेशन कर लेगा, ठीक है। क्लोनाइजेशन की वजह से हमारे पास जो है वेजाइको यूरेट्रल जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगी। यहाँ पे बहुत पूछा जाता है कि कौन सा रिफ्लेक्स होगा इसमें, तो आपने कहना है वेजाइको यूरेटर रिफ्लेक्स। वो मैं आपको बताती हूँ, आसान सी बात है। ये जो ब्लैडर है उसको हम क्या कहें, इसको हम क्या कहते हैं, वेजाइको, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये वेजाइको और साथ इसके साथ क्या अटैच है, यूरेटर। तो आपने कहना है कि वेजाइको यूरेट्रल जो जंक्शन है ना वो हमारे पास जो सारी उसकी ऊपर वाली डैमेज हो गई है लेयर, उसके बाद हमारे पास जो रिफ्लेक्स आया है वो क्या, हमारे पास वेजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स आया। दूसरा ये अब हमारे पास कहाँ मूव कर गया है, अगर ये किडनी में मूव कर दिया, किडनी को इसने अफेक्ट कर दिया है, तो किडनी की वजह से हमने क्या पढ़ा था कि रिकरेंट यूटीआई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, अब ये हमारे पास यहाँ से मूव करेगा रेनल आर्टरी से अयोर्टा में, और अयोर्टा से पूरे ब्लड में मूव करेगा। अगर अयोर्टा से पूरे ब्लड में मूव करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, हेमाटोजीनियस। अब ये इन्फेक्शन क्या होगा, हेमाटोजीनियस। लेकिन अगर ये सिर्फ यूटीआई तक ही रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग इन्फेक्शन। ये बहुत पूछा जाता है तो आपने इसको भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी इसको हमने देखना है कि लोअर यूटीआई वो बेसिकली क्या होगा और अपर यूटीआई होगा तो वो क्या होगा, अपर यूटीआई किडनी से रिलेटेड होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। तो ये सारा आपका टॉपिक था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं था, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई गई हैं उसको भी अगर आप करेंगे तो मोर देन इनफ होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।